आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल्स जो है दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फियोल ने प्रोवाइड किए थे, जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रिंसिपल जनरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो प्रॉफिट बेस्ड हो। यानी कि ये जनरल प्रिंसिपल और हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये 14 प्रिंसिपल हैं, जिनमें से इस वीडियो के पार्ट में हम 7 प्रिंसिपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फियोल ने दिए थे इन हिज बुक नेम जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उनकी एक बुक आई थी, उन्होंने इसमें ये सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था काफी अच्छे से, और तब से अब तक ये आज भी एप्लीकेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क नाम से ही पता चल रहा है कि जो टोटल टास्क है, जो टोटल काम है, उसको हम जब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है, डिवीजन ऐसे ही नहीं करनी है आपने, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करनी है। यानी कि हर एम्प्लॉय को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें टास्क उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, सारे काम को आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, बट एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें गेन करना है। मान लो कोई पर्सन टाइपिंग करने में एक्सपर्ट है तो उसे टाइपिंग का ही काम दोगे आप। अगर कोई ऐसे ह्यूमन यानी कि मैकेनिकल वर्क में एक्सपर्ट है तो उसको मैकेनिकल काम दोगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला क्लॉथ का। देखिए, क्लॉथ बनाने के लिए काफी ज्यादा लंबी प्रोसेस गुजरनी पड़ती है। आपको धागा बनाना पड़ता है, उसको वीव करना पड़ता है, फिर उसको कलरिंग करनी पड़ती है। तो जो एम्प्लॉय जिस चीज में एक्सपर्ट है, हम उसी को वो काम अलॉट करेंगे। तो इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इसकी एडवांटेजेस क्या होगी? अगर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपकी एडवांटेज ये रहेगी, आपके टारगेट्स जो है वो अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वे से आप अचीव कर लोगे। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एम्प्लॉयज का, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर specialization basis. If you are doing your work according to your ability, then your confidence will improve. ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली एनहांस होगा। थर्ड क्या, वेस्टेज जो है रिसोर्सेज की वो कम हो जाएगी। देखो, अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट नहीं हो तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वेस्टेज आपकी होने के चांसेस होंगे। इफ यू आर डूइंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, देन योर वेस्टेज विल मिनिमाइज। ठीक है, आपकी वेस्टेज नहीं होगी, और क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेजेस थी। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी अगर काम होता है तो उसको करने के लिए आपके पास अथॉरिटी हमेशा होनी चाहिए। अगर मैं सपोज करो मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, यहाँ पे सामने मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, मैं अगर आपको नैन्सी, अगर मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट अलॉट करती हूँ, बट मैं उसको अलॉट करते वक्त आपको नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ, बट नेसेसरी अथॉरिटी नहीं देती कि हाँ बेटा आप इस बुक की रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाओगे नैन्सी? कर पाओगे नहीं। तो इस तरीके से एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर एक सुपीरियर अपने वर्कर को काम अलॉट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी देनी चाहिए, नेसेसरी अथॉरिटी देनी चाहिए, एक्सेसिव अथॉरिटी नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं अपने एम्प्लॉयज को, अगर मान लो मैं एक सेल्स मैनेजर हूं, ठीक है, आप क्या हो? सेल्समैन हो। ठीक है, ठीक है, आप सेल्समैन हो, मैं सेल्स मैनेजर हूं, मैं आपको टारगेट दे रही हूं कि आपको इस मंथ में 2 लाख की सेल्स करनी है, बट मैं आपको अथॉरिटी नहीं देती, ना तो मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी देने की अथॉरिटी देती, ना मैं आपको कोई ऑफर्स देने की अथॉरिटी देती, तो रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ मैं आपकी अथॉरिटीज को। ठीक है, तो इससे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे रही हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं दे रही, तो क्या वो टास्क इजीली अचीव हो जाएगा? अगर हो भी पाएगा तो आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस टारगेट को अचीव करने में, तो आप पीसफुली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी लॉन्ग रन में डिक्रीज हो जाएगी, है ना? एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अथॉरिटी टू समवन, if you are giving responsibility to someone, you have to give necessary authority related to that particular task. तो आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए सिमिलर लेवल की।
ठीक है। तो इसकी एडवांटेज ये होगी आपके टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे। आपके जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैं आपके टीचर हूँ, मैं आपको एक प्रोजेक्ट देती हूँ, तो आपके और मेरे स्टूडेंट टीचर के रिलेशन भी बेटर होंगे कि हाँ मेरी मैम तो अंडरस्टैंडेबल है, हमें समझती है, ठीक है, कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम भी आ सकती है तो उनको नेसेसरी हेल्प भी प्रोवाइड करनी चाहिए, हिंट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एक तरीके से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन बेटर होंगे, अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप इसको वॉयलेट करते हो, इस प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई नहीं करते हो, तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है मैं फिक्स नहीं कर सकती। एज अ सुपीरियर मैं आपको 100% अकाउंटेबल नहीं फिक्स सकती, बिकॉज मैंने आपको नेसेसरी अथॉरिटीज तो दी नहीं। तो क्या ये जायज बात है कि मैं आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं? ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपके टीचर हूं, अगर मैं आपका सिलेबस पूरा ना करवाऊं और आपका खराब रिजल्ट आए तो मैं बोलूं आपकी गलती है पूरी, क्या ये जायज बात है? इट इज नॉट अ जस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना तरफ से उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, देन हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स का। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। काफी पॉपुलर एक टॉपिक है ये यूनिटी ऑफ कमांड अपने आप में। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक सबॉर्डिनेट को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक ही टाइम में एक ही सुपीरियर से, मल्टीपल सुपीरियर से नहीं। जैसे आपने देखा होगा, आप स्टूडेंट्स हो, आपके साथ स्कूल में भी ऐसा होता होगा कि एक टाइम पे आपको कई सारे टीचर्स ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आपके क्लास इंचार्ज आपको कहेगी बच्चों ऐसा करना, ये क्लास का जो डेकोरेशन बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, इसको सजा देना, इसको डेकोरेट कर देना। फिर आपकी हाउस इंचार्ज आएगी और आपको कहेगी नहीं 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 ये नहीं करना, आपको अपने हाउस का काम करना है, ऐसा करो, आप पीडीपी की तैयारी करो, पर्सनल डेवलपमेंट की कोई टास्क आपको प्रोवाइड कर देगी और आपको वो करनी होगी। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैम आएगी और कहेगी क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये काम करना अलाउ नहीं है, चलो अपने क्लास में काम कर लो। ठीक है, होता है ऐसे, प्रैक्टिकली होता है ना। तो ऐसी चीजें अगर एक टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में भी सपोज करो कि एक एम्प्लॉय को ऐसे बहुत सारे सुपीरियर आके ऑर्डर करे, तो वो किसको फॉलो करेगा? ठीक है ना। तो अगर एक को एक ही बार में आप फॉलो कर सकते हो और जिसको फॉलो करेंगे वो तो सेटिस्फाई है, बट बाकी जो सुपीरियर आपके वो तो नाराज हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो फिर अंडरमाइन होगी उनकी अथॉरिटी। तो ये सिचुएशन को दूर करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फियोल ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग एक टाइम में एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर करेगा। ठीक है, आंसरेबल वो एक ही सुपीरियर को होगा। यहाँ पे मैंने एक छोटे सा डायग्राम से बताया कि ये सुपीरियर है और ये डिफरेंट एम्प्लॉयज को कर सकता है, बट एक टाइम में एक को। ठीक है, यानी कि ये आंसरेबल इसको होगा ना, ये एम्प्लॉय इसको होगा। ठीक है, जो इसको ऑर्डर दे रहा है, ना कि किसी और को। ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी कि कोऑर्डिनैलिटी रहेगी, आपस में रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, खराब रिलेशन नहीं होंगे। दूसरा, कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं होगी। जैसे आपके स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, किसको ही मानने भाई। ठीक है, टीचर की सुने या हाउस इंचार्ज की सुने या कोऑर्डिनेटर की सुने। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इस सिचुएशन को आपको नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी क्योंकि आपको एक ही पर्सन की सुननी है, तो आप अच्छे से फोकस होकर वही टास्क करोगे। ठीक है, और सुपीरियर की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आपको पता है आपकी कमांड की एम्प्लॉयज पे चल रही है, तो आप उन्हीं पे फोकस करोगे। ठीक है, तो आपके टास्क भी टाइमली कंप्लीट होंगे। तो ये था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो बच्चों को कंफ्यूजन होती है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा ना क्लियरली समझना। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट वे में है। एक हेड होना चाहिए एक प्लान का, अगर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड है तो। ठीक है, एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का एक ही प्लान और एक ही हेड होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं 2 प्रोडक्ट बनाती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है हमने कार और स्कूटर का। ठीक है, तो जो कार से रिलेटेड एक्टिविटी है उनका अलग प्लान होगा और स्कूटर से रिलेटेड एक्टिविटी है उनका अलग प्लान होगा और अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग भी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो आपको सेपरेट रखना है, मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, वन प्लान ऑफ एक्शन एंड वन हेड फॉर पर्टिकुलर सिमिलर एक्टिविटीज। सेम एक्टिविटीज का एक ही हेड और एक ही प्लान होगा ताकि ओवरलैपिंग ना हो किसी भी चीज की। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होगी यहाँ पे कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक काम को 2 बार नहीं करोगे। मान लो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन काम कर रहा है, क्या प्लानिंग है, तो रिपीटेड हो जाएगी और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज में भी कियोस आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में आपको पता है कौन सा प्लान को फॉलो करना है और कौन आपका हेड है।
ठीक है। और स्पेशलाइजेशन के भी बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट प्लान बना रहे हो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और डिफरेंट हेड भी हैं, तो जो भी स्पेशलाइज पर्सन होगे आप उसी को अपॉइंट करोगे उससे रिलेटेड एक्टिविटीज का, ठीक है। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। उसके बाद है स्केलर चेन। ये जो है स्केलर चेन का प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कम्युनिकेशन और अथॉरिटी का फ्लो किस वे में होगा, वो ये डिफाइन करता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप से लेके बॉटम में जाती है, कि आप अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो थोड़ा थोड़ा, सुपीरियर क्या करते हो, अथॉरिटीज प्रोवाइड करते हैं। और कम्युनिकेशन, जैसे मान लो एम्प्लॉयज को कुछ कम्युनिकेट करना है हेड से, टॉप ऑफ द सीईओ से करना है, तो सबसे पहले वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करेगा, इमीडिएट सुपीरियर जो उसका होगा वो नेक्स्ट अपने सुपीरियर से करेगा। तो ऐसे अथॉरिटीज को ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप ऐसे कम्युनिकेशन फ्लो होगा। तो इट इज अ कम्युनिकेशन फ्लो, ठीक है ना, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। स्केलर चेन इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, जैसे A इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर D को A से कुछ कम्युनिकेट करना है तो ही फर्स्टली नीड टू कॉन्टैक्ट विद हिज सुपीरियर हु इज C, देन ही विल कॉन्टैक्ट विद B, देन जो बात होगी वो पहुंचेगी A के पास, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना इमरजेंसी वाली, तब आप वेट नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो गई है, आग लगी है, तो आप क्या कर सकते हो, तब अवॉइड कर सकते हो इस स्केलर चेन को, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, जो आपके सिमिलर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, डी और जी, तो ये दोनों कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, आप इनको परमिशन लेनी पड़ती है प्रायर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में दो सिमिलर लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज या फिर हेड्स भी आपस में बात कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मैनर में फॉलो करने का ओपिनियन दिया है। उनके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम एक तरीके से अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं, इससे सुपीरियर जो होते हैं, हमारे इमीडिएट सुपीरियर होते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो। क्योंकि मान लो अगर आप डायरेक्टली किसी और एम्प्लॉय, मान लो आप मेरे हेड, मैं आपकी हेड हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, लेकिन आप मुझसे बात नहीं करते हो, कोई भी आपको कम्युनिकेट करना है तो आप डायरेक्टली अगर दूसरे सुपीरियर से बात करते हो, किसी और डिपार्टमेंट के हेड से बात करते हो, तो मेरे साथ आपके रिलेशन क्या अच्छे रहेंगे, मुझे ऐसा लगेगा मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि रिलेशन अच्छे रहे सुपीरियर और एम्प्लॉयज के, तभी ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, जो जर्नल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्रायोरिटी पे रखना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मान लो मैं एम्प्लॉय हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है क्या होगा, मेरी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होगा ना। इसकी जगह मुझे किस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो अचीव हो जाता है तो अपने आप मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, अपने आप प्रमोशन मिला अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो, ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये नारा है ना एक पार्टी का, ठीक है, तो यहाँ पे वो लागू होता है, ठीक है। तो इसकी क्या एडवांटेज होगी कि आप ऑब्जर्व करोगे ह्यूमैनिटी को, कि सबके साथ, सबको साथ में लेके चलना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का अगर बेनिफिट होगा तो ओवरऑल सबका होगा, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है। और एवरीवन्स प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आप प्रायोरिटी पे रखोगे। थर्ड है कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर आप उसको मेंटेन करोगे तो इंडिविजुअल के अपने आप उसमें आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लास्ट है हमारा अभी की वीडियो का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आपको एज अ सुपीरियर जितनी भी पावर है, आपको एज अ सुपीरियर जितनी भी पावर है उसको होल्ड नहीं करना है, बिल्कुल सेंट्रलाइज नहीं करना है, नेसेसरी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करना है। जितनी पावर, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की पावर है वो आपको अपने पास रखनी है, बाकी सारी जो ज्यादा मतलब डे टू डे वर्क से रिलेटेड डिसीजन है या अथॉरिटीज है वो आप डेलीगेट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया है पीएम, जैसे कि हमारे देश के पीएम है, वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को अपने अंडर रखते हैं और बाकी को डेलीगेट करते हैं दूसरे मिनिस्टर्स को।
या हरियाणा का लगा लो आपने, लास्ट का जो प्लान था बीजेपी का, जो सीएम खट्टर थे, उन्होंने अपने पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रखे थे, जैसे हो गया पीडब्ल्यूडी का भी उन्होंने पिछली बार रखा था। तो मान लो अगर सड़क पे कोई, जैसे मान लो ठीक नहीं है सड़क, तो सीधा लोगों को क्या फैसिलिटी दी गई थी कि आप जस्ट पिक्चर क्लिक करो, सीएम विंडो पर डालो, तभी वो ठीक करने आ जाते थे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज। तो इतना क्विक मैनर में काम होता था। तो ये एक तरीके से क्या है, नेसेसरी सेंट्रलाइजेशन है, जो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया हरियाणा का। और जो पीएम मोदी का मैंने एग्जांपल दिया वो डिसेंट्रलाइजेशन है, कि आपको उतनी ही अथॉरिटी अपने पास रखनी है जितनी जरूरी हो आपके काम के लिए, बाकी को डेलीगेट कर दो। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होगी इसकी, आप बेटर क्या करोगे, बेटर तरीके से डेलीगेट कर पाओगे, काम को अच्छे से डेलीगेट कर पाओगे। जो सुपीरियर का जो लोड होता है ना, वर्कलोड, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और सुपीरियर के साथ साथ सुबॉर्डिनेट का भी कॉन्फिडेंस रेज होगा कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंस है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही है और मुझे कुछ अथॉरिटी मिल रही है और मैं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं एक इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारे 7 प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए 7 प्रिंसिपल। थैंक यू।